हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 सीटेट का जो दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका सेट जो सीडीपी का है वो आज हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर लें। चलिए, बिना देर किए हम पढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जो भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है या काल है, वो कौन सी है? अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट में दे सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए बताइए हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। जो पहला क्वेश्चन है वो है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। जो है ये भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि मानी जाती है। अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ये इसका जो समय है वो है 2 से 6 वर्ष, और ये जो समय है ये भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक अर्थात सेंसिटिव जो है पीरियड माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। पूछा जा रहा है, जो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है वो कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है प्रसूति अवस्था, अर्थात ये प्रसूति अवस्था बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड को, और इसको बोलते हैं सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ये दिया है लॉरेंस कोलबर्ग ने। और जो है मूल संक्रियात्मक अवस्था, ये जीन पियाजे ने दिया है। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, ये एरिक एरिक्सन ने दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ये लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की एक अवस्था है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी भी एक पक्ष की तरफ ज़्यादा झुकी हो और दूसरे पक्ष की तरफ कम झुकी हो, तो उसे बायसनेस कहते हैं, अर्थात पक्षपात कहते हैं। अगर आप लड़कियों को ज़्यादा मानते हैं, लड़कों को कम मानते हैं, तो भी वो पक्षपात हुआ, अर्थात बायसनेस हुई। और अगर लड़कों को ज़्यादा मानते हैं, लड़कियों को कम मानते हैं, या ये बोलते हैं कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, लड़के ही कर सकते हैं, तो ये बायसनेस होती है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेंडर पक्षपात, अर्थात जेंडर बायस। ये जो है इस बायसनेस में लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? पूछा जा रहा है, जो जेंडर रूढ़िवादिता है एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता है, इसे कम करने के लिए हम लोगों को अर्थात टीचर्स को क्या करना पड़ेगा? तो देखते हैं हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे, अर्थात बच्चों को ये जागरूक करेंगे कि नहीं, जो लड़के काम कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, और लड़कियां जो काम कर सकती हैं वो लड़के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां सिर्फ घर का खाना ही बनाएंगी या लड़के बाहर का काम करेंगे। आज के जो मॉडर्न युग है, इसमें जो है लड़कियां भी बाहर काम करती हैं और लड़के भी बाहर काम करते हैं। लड़के भी घर में काम करवाते हैं और लड़कियां भी घर में काम करती हैं। अर्थात ये जो है रूढ़िवादिता को समाप्त कर देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि बच्चों को किसने सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो कल मैंने आपसे कल की वीडियो में जो एक क्वेश्चन कराया था मैंने, वो सेम यही क्वेश्चन था, बस उसमें फ़र्क इतना था कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक नहीं दिया था, अर्थात वो उसका जो आंसर था जीन पियाजे था। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा लेव वाइगोस्की। मैंने कल भी आपसे एक क्वेश्चन कराया था, उसमें बोला था कि लेव वाइगोस्की आपको जहाँ कहीं भी दिख जाएं वहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो है वो सही होगा, अर्थात सामाजिक एवं सांस्कृतिक यहाँ नहीं लिखा होता तो इसका आंसर पियाजे हो जाता, अर्थात पियाजे हो जाता। लेकिन यहाँ पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक होने के कारण जो सक्रिय जिज्ञासु के रूप में वाइगोस्की ने बच्चों को देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं? जो कोई भी बच्ची है नज़मा, वो अपने आप से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की जो वार्ता होती है उसको वाइगोस्की ने क्या नाम दिया है? तो इसका अगर सही जवाब आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए बताते हैं हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत वार्ता, अर्थात ये जो प्राइवेट स्पीच है इसको जो वाइगोस्की हैं इसको प्राइवेट स्पीच अर्थात व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। कि जीन पियाजे हैं इसको कहते हैं आत्म केंद्रित वार्ता, अर्थात ईगो सेंट्रिज्म। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ईगो सेंट्रिज्म। इसे इसे जीन पियाजे ईगो सेंट्रिज्म अथवा ईगो सेंट्रिज्म अर्थात आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं। और वाइगोस्की जो है इसी को व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इस पे डबल स्टार लगा लीजिए। एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अर्थात प्रीवियस ये जो सेट करा रही हूँ मैं, ये दिसंबर 2019 का पेपर है। इस पेपर से बहुत ही प्रश्न फंसने वाले हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जो होता है, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे कोई भी काम करते समय अटक रहे होते हैं, अर्थात किसी भी प्रॉब्लम में जूझ रहे होते हैं, तो उस बच्चे को आप ज़रा सी हिंट दे देते हैं तो बच्चा पूरा काम कर लेता है, अर्थात हिंट ही उसकी जो है पाड़ या ढांचा कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाड़ या ढांचा। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, इस पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है। 2019 में जो है ऑफलाइन पेपर हुआ था, उसके बाद अब ऑफलाइन पेपर 2023 में ही होगा, तो इसके लिहाज से ये पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? अर्थात जीन पियाजे की जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसको कौन विशेषित करता है? तो इसका सही जवाब अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा। देखते हैं हमारा इसका आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब होगा संरक्षण एवं कक्षा समावेशन। जो संरक्षण है वो क्या होता है, जैसे मेरे यहाँ पे दोनों भांजियाँ आई हुई थी, उन भांजियों को मेरे भाई ने जो है रुपए दिए। बड़ी वाली को 20-20 के 2 नोट और 10 का 1 नोट अर्थात 50 रुपये दे दिए। छोटी वाली को 50 रुपये का 1 नोट दे दिया। तो छोटी वाली भांजी बोलती है, मामा आपने दीदी को ज़्यादा रुपए दिए और मुझे कम रुपए क्यों? तो मामा ने उन्हें प्यार से समझाया, बेटा ये जो 3 नोट हैं ये आपके 1 नोट के बराबर हैं। अर्थात उस बच्ची में संरक्षण की कमी थी। वो बच्ची ये तो देख रही थी कि 3 नोट हैं, लेकिन ये नहीं देख रही थी कि उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वांटिटी सेम है।
सॉरी उसकी क्वांटिटी देख रही थी और क्वालिटी नहीं देख रही थी। चलिए, और कक्षा समावेशन क्या होता है? कक्षा समावेशन ऐसा होता है जैसे कभी कोई क्वेश्चन कराया जाता है तो जो एंगल हैं वो एक साइड बनाए जाएंगे और जो वृत्त हैं वो एक साइड बनाए जाएंगे, इसलिए ये कक्षा समावेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? बच्चों की संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा स्कीमा है, ये जीन पियाजे ने दिया है। स्कीमा क्या होता है? तो जो अर्थ निर्माण से जो भी प्रक्रिया की जाती है, अर्थात हमारे माइंड में एक स्कीमा बन जाता है कि नहीं ये काम ऐसे ही होगा, तो एक संरचना बन जाती है, उसको स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो आकलन है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? चलिए पढ़ते हैं हमारे ऑप्शन। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। अगर आप विद्यार्थियों को श्रेणी निश्चित करना मत अर्थात आप विद्यार्थियों को बोलेंगे ये ए श्रेणी से, ये बी श्रेणी से, तो विद्यार्थियों में जो है वो कुंठित भावना आ जाएगी, ये तो आपके लिए सही हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है। फिर भी हमारा तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। ये तो सबसे ही घटिया ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात सबसे बेकार ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को ना आप कभी श्रेणी में बांटेंगे, ना ही उनको प्राप्तांकों के आधार पर बांटेंगे, और ना ही उनको उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के आधार पर बांटेंगे। आप बच्चों में किसी भी प्रकार से भेदभाव कर ही नहीं सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। आप बच्चों को किसी भी जो अवधारणा है बच्चे की गलत अवधारणा बनी हुई है, तो आप समझेंगे कि बच्चे इस चीज़ को गलत तरीके से क्यों समझ रहे हैं। पहले आप बच्चे को समझेंगे, फिर उन भ्रांतियों को दूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन देखते हैं, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के साथ ही निर्धारित होती है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है? नहीं, बुद्धि जन्म के समय निर्धारित नहीं होती है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। नहीं, इसका ये भी ऑप्शन जो है इसको मापा नहीं जा सकता। बुद्धि को एक हद तक आप आईक्यू लेवल तो चेक कर सकते हैं, लेकिन आप बुद्धि को नहीं माप सकते, बिल्कुल सटीक रूप से आप माप ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विशेषक है। बुद्धि एकात्मक कारक नहीं है, बुद्धि एक बहुयामी कारक है, अर्थात जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि जो है बहुयामी अर्थात देखें, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, पहले देख लीजिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अर्थात आप देखिए, कोई बच्चा इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, किसी बच्चे में जो है मैथ्स सॉल्व करने की जो होती है बुद्धि वो अच्छी होती है, किसी बच्चे में रटने वाली बुद्धि अर्थात जीएस पढ़ने वाली बुद्धि, बायोलॉजी पढ़ने वाली बुद्धि, इस तरह से बुद्धि जो है बहुआयामी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? एक बच्ची है रूही, वो हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, अर्थात एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। तो एक से अधिक यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग होती है, जो उसमें एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचा जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सृजनात्मक विचारक। अर्थात जो बच्चे क्रिएटिव थिंकिंग रखते हैं वो एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचते हैं, और जो बच्चे किसी एक ही समाधान की तरफ भागते रहते हैं वो बच्चे क्रिएटिव समाधान अर्थात क्रिएटिव थिंकिंग वाले नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो बच्चे हैं वंचित समूह से संबंधित, वो बच्चे विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अर्थात शिक्षण अधिगम की कोई प्रक्रिया हो रही है, उसमें जो वंचित समूह से बच्चे आते हैं वो किसी भी प्रोग्राम में या पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। तो यही इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहेंगे? नहीं, आप बच्चे को किसी भी प्रकार से पनिश कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेंगे। अगर आप स्वीकार कर लेंगे और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो वो वैसी ही बनी रहेगी हमेशा, और बच्चे आगे जाके भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। अर्थात आप किसी स्टूडेंट से मतलब कह सकते हैं कि नहीं बेटा आप ये काम नहीं कर सकते, दूसरा काम कर सकता है। आप स्टूडेंट्स में कभी भेदभाव करेंगे ही नहीं। तो इसके जो ये तीनों ऑप्शन हैं वो गलत हो जाते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा, शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। अर्थात आप अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार करेंगे और बच्चों को कैसे पार्टिसिपेट कराया जाए हर चीज़ में, वो आप उसके नए नए तरीके ढूंढेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, तैयार नहीं करना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा। आप विशिष्ट शैक्षिक योजना को तैयार ही नहीं करेंगे तो बच्चे को कैसे आप समावेशी कक्षा में डालेंगे। सेकंड ऑप्शन, कभी कभार तैयार करना चाहिए। कभी कभी तैयार करेंगे तो ये तो और ही बेकार ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। जी हाँ, यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सक्रिय रूप से आप अपनी योजनाओं को तैयार करेंगे जिससे आप एक समावेशी कक्षा में सारे स्टूडेंट्स को समावेश कर सकें और स्टूडेंट्स से भेदभाव नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। अर्थात जो बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं उनके जो प्राथमिक लक्षण हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों इसकी एक मूवी भी आई थी तारे ज़मीन पर, उसमें जो ईशान होता है वो डिसलेक्सिया से ही ग्रसित होता है। तो जो वो होता है वो सा को वॉज पढ़ता है, वॉज को शॉ पढ़ता है, सर को RIS लिखता है। आपने देखा होगा ध्यान से तो। हाँ, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता जो है अक्षमता है वो प्राथमिक लक्षण है। अर्थात ऐसे बच्चे जो हैं वो मतलब धारा प्रवाह तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, वो अटक अटक के पढ़ते हैं, पढ़ने में थोड़ा संकोच करते हैं। ऐसे बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसमें उल्लिखित समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए दोस्तों, ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है अर्थात RTE 2009 जो लागू हुई थी वो अप्रैल 2010 में लागू हुई थी। और इसको आप RTE 2009 को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अर्थात हर बच्चे का अधिकार है कि वो शिक्षा ले। ना कोई बच्चा वंचित समूह से आ रहा है तो उसे आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं। ये इसमें बोला गया है RTE 2009 में कि हर वर्ग के बच्चे को शिक्षा दी जाएगी और निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से कैसा होता है। तो इसका सही जवाब अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लें। तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा, यंत्रवत याद करने पर आधारित। याद करना तो आपके लिए गलत ही है।
अर्थात रटना तो किसी भी ऑप्शन में सही माना ही नहीं जा सकता, ये हमेशा गलत होता है। और सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रबलन पर केंद्रित, अर्थात आप प्रबलन पर केंद्रित कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन प्राथमिक रूप से कौन सा सही होगा वो देखते हैं। अनुबंधन द्वारा अर्जित, ये भी ठीक हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, अर्थात इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, अर्थात जो है वो होती है मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है दोस्तों, और ये जो अधिगम है प्राथमिक रूप से मीनिंगफुल लर्निंग की तरफ ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो जो बच्चे हैं उनके द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो देखते हैं हमारा इसका आंसर क्या होगा। सहजानुभूत अनुभव क्या होते हैं पहले ये देखेंगे। तो सहजानुभूत अनुभव, जैसे बच्चे कभी बोलते हैं कि मम्मा सूरज चलता है, पृथ्वी घूमती है, तो ये जो सहजानुभूत सिद्धांत होते हैं बच्चे के मन में, इनके बारे में आप क्या करना चाहेंगे। अगर आप शिक्षक होंगे या शिक्षिका होंगे तो आप क्या करना चाहेंगे। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बच्चों को, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। अगर अनदेखा कर देंगे तो बच्चे बड़े होते होते ये दिमाग में सवाल बिठाए ही रहेंगे और उनको जवाब मिलेगा नहीं। तो बच्चों के अंदर जो वो होती है जिज्ञासु वाली भावना, वो उनकी हमेशा दबी रहेगी। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को दंडित किया जाना चाहिए। नहीं, आप बच्चों को किसी भी प्रकार से दंडित नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से पनिश नहीं कर सकते। बार बार याद करने के द्वारा एक ही सही सिद्धांत पे बल देना चाहिए। याद करना तो गलत हो ही होगा, ये भी गलत हो जाएगा, दंडित नहीं कर सकते। और अनदेखा तो आप किसी भी बच्चे को कर ही नहीं सकते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी बच्चे को अगर बताएंगे नहीं कि चंदा घूमता नहीं है, पृथ्वी घूमती नहीं है और सूरज जो है वो चलता नहीं है, तो बच्चे के मन में जो है वो जिज्ञासु वाली भावना है, वो बच्चा निकाल ही नहीं पाएगा कभी अपनी, वो अपने अंदर ही जाने क्या क्या समेटे रहेगा। इसलिए आप बच्चों को पहले प्रमाण देंगे और कोई उदाहरण देंगे जिससे बच्चा इन सिद्धांतों को चुनौती दे पाए, आप उन सिद्धांतों को चुनौती दे पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। जो स्टूडेंट सेंटर्ड शिक्षा शास्त्र है उसकी क्या विशेषता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए। इसमें केवल लगाया तो केवल तो कुछ होता ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। और थर्ड ऑप्शन है यंत्रवत याद करना फिर से आ गया, ये तो गलत हो ही जाएगा। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित और वर्गीकरण करना, ये ऑप्शन भी सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप विद्यार्थी को नामांकित या वर्गीकरण कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही आंसर है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अर्थात बच्चों ने आज तक जो भी देखा है, जो भी सीखा है, आप उनको पहले प्राथमिक रूप से देखेंगे, उसके बाद आप किसी भी चीज़ को देखेंगे, तभी जो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन है तभी हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से कैसे हैं। तो इसका सही जवाब, अगर आपको पता है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर जो भी आपको पता है ऑप्शंस या जो भी आपको आंसर्स पता हैं उसके आंसर ज़रूर दें। इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्णतया अलग नहीं, ये अलग तो हैं ही नहीं, स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्र हैं ओनली किसके केस में, वो सिर्फ सुजोंग के केस में ही अलग अलग अर्थात स्वतंत्र हैं। लेकिन जो
इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सन्निहित, अर्थात इंटर रिलेटेड हैं। संवेग और संज्ञान जो हैं वो एक दूसरे के इंटर रिलेटेड या अर्थात सन्निहित है। और स्वतंत्र किसके रूप में है, तो स्वतंत्र किसके केस में है, तो ये है ज़ुजोंग के केस में, ज़ुजोंग के केस में स्वतंत्र हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो संरचनावादी जो सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। जो अधिगम है वो सक्रिय रूप से किया जाता है और एक ज्ञान की संरचना के द्वारा ये पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। तो स्पष्ट उदाहरण तो आप जानते ही हैं, डायरेक्ट जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, और इनडायरेक्ट एग्जाम्पल अर्थात गैर उदाहरण जो हैं वो होते हैं, क्या होते हैं, जैसे आप किसी भी बच्चे को कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल आप दे रहे हैं चिड़िया आकाश में उड़ती है, अर्थात बच्चे तो यही सोच लेंगे कि सारी चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं, अर्थात जो भी आकाश में उड़ता है वो चिड़िया ही हैं। तो आप बच्चे को बताएंगे नहीं, पतंग भी आकाश में उड़ती है तो ज़रूरी नहीं वो चिड़िया ही है, एरोप्लेन भी आकाश में उड़ता है तो वो भी चिड़िया नहीं है। तो ऐसे आप उदाहरण और गैर उदाहरण देके क्या करेंगे, देने के क्या परिणाम होते हैं, तो आप देखेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अर्थात जो अवधारणा परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका अपनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार, दंड देना एवं दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। आप किसी भी प्रकार से बच्चों को भागीदार बनाना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप बच्चों को पुरस्कार और दंड देंगे, पुरस्कार और दंड देंगे तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे जो है, अगर आप पुरस्कार देते हैं किसी भी चीज़, किसी भी स्टूडेंट से आप कहते हैं बेटा ये आप इस क्लास में टॉपर बनो तो मैं आपको ये अवार्ड दूंगा या गिफ्ट दूंगा, और अगर आप जो है क्लास में फेल होकर आते हैं तो मैं आपको दंड दूंगा अर्थात पनिश करूंगा। तो इस तरह से बच्चा जो है अगर पुरस्कार की वजह से पढ़ेगा बच्चा तो बाहरी जो प्रेरणा है उससे पढ़ेगा, और अगर वो सोचेगा दंड की वजह से तो भी वो बाहरी प्रेरणा की वजह से पढ़ेगा। लेकिन अगर बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित है तो बच्चा जो है वो अपने आप से पढ़ेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे पुरस्कार ही मिलेगा, वो बस अपनी खुशी के लिए पढ़ेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है। अगर आप किसी बच्चे को पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करते हैं तो जो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा होती है वो कम हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा जो है अपने आप से अगर प्रेरित नहीं है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या करने के लिए, तो बच्चे को जो बाहरी रूप से तो आप तैयार कर लेंगे लेकिन वो आंतरिक रूप से कभी जिज्ञासा या अभिरुचि उत्पन्न कर ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। कौन सी प्रथाएं हैं जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन, शारीरिक दंड, ये तो गलत हो ही जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये ठीक है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी ठीक है। और निरंतर तुलनात्मक, अर्थात ये गलत हो जाएगा। तुलना आप किसी बच्चे की नहीं करेंगे, आप किसी बच्चे को पनिश नहीं करेंगे, किसी बच्चे में आप भेदभाव नहीं करेंगे और किसी बच्चे को वर्गीकृत नहीं करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड और थर्ड जो हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की
समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। बच्चों की जो जटिल जटिल अवधारणाएँ होती हैं उनको जो स्टूडेंट्स की जो क्रिटिकल जो अवधारणाएँ होती हैं उसको शिक्षक किस प्रकार से सहज बना सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। अर्थात बच्चे को आप जितने अवसर देंगे और जितने मतलब उसको अनुभव के आधार पर उदाहरण या गैर उदाहरण जो भी है, आप बच्चे को जितना मतलब अवसर या मौके देंगे बच्चा उतना ही सीखने की कोशिश करेगा। तो व्याख्यान देकर तो आप बच्चे को सिखा ही नहीं सकते, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ रटेगा और सुनेगा और कुछ नहीं करेगा। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके प्रतियोगी वही है, प्रतियोगिता में तो बच्चा अच्छा कर लेगा लेकिन वो क्या वो सीखेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। बार बार यांत्रिक अभ्यास करके आप रटना तो आप करा ही नहीं सकते हैं बच्चे को। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करेगी। तो जो बच्चा है कोई भी, तो आप एक टीचर होने के नाते प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए आप बच्चे को कैसे प्रोत्साहित करेंगी। अर्थात कोई भी बच्चा है आप उसे कैसे मोटिवेटेड करेंगी कि बच्चे आप इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पहले तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, पुरस्कार तो गलत हो ही जाएगा। पुरस्कार देंगे तो बच्चा मोटिवेटेड होएगा ही नहीं। केवल केवल तो ये सही होता ही नहीं कभी भी। और गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, आप बच्चे के गलत उत्तरों को अस्वीकार और दंडित तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप अगर बच्चा उत्तर गलत दे रहा है तो आप उसे समझाएंगे कि नहीं बेटा ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा, और दंड तो आप उसे देंगे ही नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी के लिए विचार मंथन करके। अर्थात आप बच्चे से कहेंगे बच्चे आप इसका जो आइडिया है वो दीजिए, कैसे क्या हो सकता है, कैसे समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। तो बच्चे जो है वो अपने अपने तरीके से बताएंगे, तो बच्चे इस तरह से मंथन भी करेंगे, सोचेंगे विचारेंगे, तब वो कई समस्याओं के हल के बारे में सोचेंगे। तो एक समस्या का हल तो उनसे निकलेगा ही। इस प्रकार उन्हें जो मोटिवेशन है वो मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है वो कौन सी अवधि है। तो इसका जो ये क्वेश्चन पहले डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है अब तक। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्थात कोई भी बच्चा जो है जब वो शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है तो आपने देखा होगा बच्चे आपके गली मोहल्ले में होते हैं, तो देखिए जो बच्चे शैशवावस्था में वो भी एकदम से तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें भी बच्चे तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो ये शारीरिक वृद्धि एवं विकास इसमें तेज़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकास का सिद्धांत नहीं है। ये नहीं तो आप सही से पढ़ेंगे ही तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, अर्थात आपने नहीं पढ़ पाया तो आप इसका आंसर सही नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या ऑप्शन होगा इसका। पहला ऑप्शन है विकास जीवन पर्यंत होता है, ये तो सही है, जीवन पर्यंत चलता है। परिवृत्य होता है, विकास जो है परिवृत्य होता है, तो विकास परिवृत्त होता है अर्थात मॉडिफिएबल होता है। देखते हैं इसका आंसर ये सही होता है या नहीं। और विकास आनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, तो आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये तो सही है ही। इसका सही जवाब हो जाएगा विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं, तो इसमें लिखा है नहीं करते हैं, तो ये तो सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारक क्या है। जो व्यक्तिक विभिन्नता हैं इसका प्राथमिक कारण क्या है। डेवलपमेंट जो है वो आनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है, अर्थात जो डेवलपमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेवलपमेंट इजकल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, अर्थात हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की जटिल पारस्परिक क्रिया के द्वारा विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक
समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो सेकेंडरी जो है सोशलाइजेशन वो किससे होता है? पहला ऑप्शन है परिवार एवं पास पड़ोस। परिवार जो है प्राथमिक कारक है, परिवार इसमें भी आ गया तो भी ये भी प्राथमिक कारक है। मीडिया एवं विद्यालय एवं मीडिया, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। मीडिया एवं पास पड़ोस तो होगा ही नहीं, और उसका सही जवाब हो जाएगा विद्यालय एवं मीडिया जो हैं वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रोज़ आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको नए नए क्वेश्चन देती रहूँगी, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।